हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में, जिसमें आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है अपना, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। इसमें टोटल मैंने बताया था कल आपको, अगर किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख ले, क्योंकि उसके बिना ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बात थी अपनी 3 प्रश्नावलियां है इस पूरे टोटल चैप्टर में, जिसमें अपने अभी 3.1 चल रही है। 3.1 में अपन ने कल सीखा, पिछले लेक्चर में सीखा था कि आव्यूह होता क्या है, उसे किस तरह डिनोट करते हैं, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, ए आई जे का मतलब क्या होता है, आई का मतलब पंक्ति होता है, जे का मतलब स्तंभ होता है। मतलब छोटे छोटे मतलब बेसिक समझा था हमने मैट्रिक्स का। आज अपन समझेंगे समान आव्यूह और आव्यूह के प्रकार। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कोटि के ऊपर, अपनी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक मैंने साथ ले रखी है, आपको भी साथ लेके बैठी है। एनसीईआरटी बुक में कोटि से रिलेटेड कुछ सवाल दे रखे हैं, तो आइए पहले अपन उन सवाल को करते हैं, फिर अपन चलेंगे समान आव्यूह के टॉपिक पे। तो चलिए अपन 3.1 का पहला ही सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, आव्यूह ए अपने को दे रखा है, मैं लिख देता हूं। ये आव्यूह अपने को दे रखा है 235√3, 5 -2 1, 19, 5/2 -5 -7 12 17। ये अपने को आव्यूह दे रखा है। आप देख के इसे बता सकते हो कि ये इसकी कोटि क्या होगी। देखो 1 2 3, 3 पंक्ति है, 1 2 3 4 स्तंभ है। तो कल मैंने बताया था यहाँ पर पहले पंक्ति आती है, उसके बाद स्तंभ आता है। तो पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 4। तो 3/4 की ये मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर इसने पूछा क्या है, इसके आव्यूह की कोटि क्या है। पहला प्रश्न तो यही आ गया सीधा, 3/3 × 4, 3 × 4 इसकी कोटि हो गई। फिर इसने पूछा क्या है, अवयवों की संख्या। अब देखो एक मस्त चीज, इनको गुणा कर दो, जो कोटि है उसको गुणा कर दो, उतने अवयव आ जाएंगे। कल भी बताया था मैंने ये चीज। 3 को 4 से करेंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अवयव कितने हो गए 12। और तीसरा प्रश्न किसने पूछा है, इनकी वैल्यू पूछी है। मतलब A13 पे क्या है, मैं लिख देता हूँ। जैसे A13 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू क्या है, A33 की वैल्यू क्या है, A24 की वैल्यू क्या है, और A23 की वैल्यू क्या है। इन सब की वैल्यू पूछी है हमसे। तो चलिए वैल्यू देखो, 1 और 3 पूछा है। 1 यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या आ रहा है 19, क्या आएगा यहाँ पर 19। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 35, एकदम इजी इजी है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। ये सिंपल इजी इजी सवाल है, और वैसे पहला सवाल है, पहला सवाल इजी ही आएगा। चलिए अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है तो क्या कोटियां है। चलिए करते हैं इसको भी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव है, मान लो कोई भी एक आव्यूह है, उसमें 24 अवयव है। 24 वो कितने बाई कितने की भी हो सकती है। अपने को उसकी कोटियां बतानी है, मतलब वो कितने संभव कोटियां की हो सकती है। तो 24 अवयव है, तो एक ऑप्शन क्या हो सकता है इसके अंदर कि 1 × 24 हो, मतलब सारे एक ही पंक्ति में आ जाए। एक ही पंक्ति, या तो एक ही पंक्ति में आ जाए या एक ही स्तंभ में आ जाए। भाई 1 × 24 या फिर 24 × 1, भाई या तो एक पंक्ति में आ जाए या एक स्तंभ में आ जाए सारे। अब ये भी हो सकती है कोटि। फिर 2 × 12 भी हो सकता है, या फिर 12 × 2 भी हो सकता है, और 6 × 4 भी हो सकता है, 4 × 6 भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता भाई, 6 × 24 अभी, अब इसमें भी 24 आएगी, इसमें भी 24 आएगी। और कोई हो सकता है
3 8 24, 3 इंटू 8 की और 8 इंटू 3 की। हो सकता है नहीं हो सकता? इसके अलावा और कोई दिख रहा है? 1 गुना 24, 2 गुना 12, 6 चौबीस 24 और 8 या 24। बस, इसके अलावा और कोई दिख नहीं रहा। ये टोटल 8 ऑप्शन है, मतलब 8 संभव कोटियां है जिसके अंदर 24 अवयव आएंगे। और इसी के साथ इसने पूछा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। यदि इसने पूछ लिया कि 13 अवयव है किसी के अंदर, 13 अवयव है, इसमें तो 24 थे, इसमें 13 अवयव है, तो क्या संभव कोटि होनी चाहिए। तो देखो 13 एक सम अभाज्य संख्या है, मतलब किसी का भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो इसकी दो ही संभव कोटियां बैठेगी, एक तो 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, बस ओनली 2, और कोई सी नहीं बैठेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, सिमिलर सा है। वो दूसरा वाला ऑप्शन भी कर लोगे मेरे हिसाब से, देखो ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। उसमें पूछा गया यदि 18 अवयव हो तो, वो कहना चाहता है यदि 18 अवयव है किसी में तो संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो 18 इंटू 1 हो सकती है, या फिर 1 इंटू 18 हो सकती है, फिर 2 इंटू 9 हो सकती है, या 9 इंटू 2 हो सकती है, और 6 इंटू 3 हो सकती है, या 3 इंटू 6 हो सकती है। तो इसमें भी 18 आएगी, इसमें भी 18, इसमें भी 18, और कोई हो सकती है? मेरे को नहीं लगता, ये 6 ही आएगी, ये 6 संभव कोटियां है। और इसी में आगे पूछा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या। तो किसी में 5 होगा, ये भी, इसकी भी दो ही ऑप्शन होगी, या तो 1 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 1, सिंपल है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। 3.1 प्रश्नावली की अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो शायद ये कंप्लीट हो चुका अपने पिछले लेक्चर में। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक क्वेश्चन मैंने खुद करवाया था। ये तीसरे वाला क्वेश्चन भी काफी इजी है, पहले की तरह ये भी आपको खुद को करना है। और पांचवा क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट मैंने करवा दिया था पिछले लेक्चर में। जो सेकंड क्वेश्चन है वो वाला करना है, वो भी एकदम इजी है, आप खुद कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस करना। हाँ, अब इसके बाद आ जाता है अपना समान आव्यूह वाला टॉपिक। चलिए समान आव्यूह पर चर्चा करते हैं। समान आव्यूह क्या है? ये समान आव्यूह सिंपल सा टॉपिक है, एकदम बच्चों जैसा टॉपिक। मतलब इसमें केवल दो कंडीशन है, मतलब समान आव्यूह का मतलब क्या है, इसमें एक तो क्या चीज होनी चाहिए, समान जो आव्यूह है, अपने पास दो आव्यूह दिए होंगे, उसकी कोटि समान होनी चाहिए, समान कोटि होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, परस्पर अवयव समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, बस दो ही कंडीशन है इसकी भाई। एक तो जो दो अवयव है अपने पास, सॉरी दो मैट्रिक्स है, दो आव्यूह है, उनकी कोटि समान होनी चाहिए। या अगर कोई जैसे 3/3 का है तो दूसरा भी 3/3 का ही होना चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, प्लस उसका अवयव, पहले आव्यूह का अवयव दूसरे आव्यूह के अवयव के बराबर होगा, और ये परस्पर होगा। परस्पर का मतलब जैसे एक ये आव्यूह है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये इसके बराबर है 2 3 4 5, ए बी सी डी, ये है, तो परस्पर यानी ये A11 है, ये भी A11 है, तो ये इसके बराबर होगा परस्पर। ये 3 इसके बराबर होगा, 4 इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा, यानी कि ए की वैल्यू आएगी 2,
बी की वैल्यू आएगी 3, सी की वैल्यू आएगी 4 और डी की वैल्यू आएगी 5। इस तरह से सबसे इजी टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। एनसीईआरटी अपने पास रखना और सवाल करते जाना, एकदम इजी होते जाएंगे। और इस प्रश्नावली ज्यादा बड़ी है भी नहीं, जल्दी अपन कंप्लीट कर देंगे। इसमें छठा क्वेश्चन से स्टार्ट है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो इन सब के लिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने 4 3 x 5, 4 3 x 5 बराबर है YZ 15, YZ 15 ये इसके बराबर है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। परस्पर अवयव 4 बराबर y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 4, एक वैल्यू आ गई। 3 बराबर z, यानी z की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। x की x 1 के बराबर है तो x बराबर 1 आ गया, 5 5 के बराबर है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, सिंपल है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस वाई 5 प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और 5 प्लस जेड, 2 और एक्स वाई, 2 और एक्स वाई, ये है। बराबर दे रखा है अपने को किसके, 6 2 5 8, 6 2 5 8, इसके बराबर दे रखा है अपने को। अब देखो इजी सवाल, एकदम इजी सवाल, परस्पर बराबर कर दो। एक्स प्लस वाई बराबर है 6 के, समीकरण 1, समीकरण नाम दे दो। 2 बराबर 2 है, 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5, ये समीकरण 2। एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8, ये समीकरण 3। अब देखो दूसरी समीकरण से तो जेड की वैल्यू तुरंत आ रही है, 5 इधर जाएगा तो 5 माइनस 5 0, यानी जेड की वैल्यू 0 आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 0। अब इससे और इससे, पहली समीकरण और तीसरी समीकरण से अपने को निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाई एक्स को इधर ले जाता हूँ, वाई की वैल्यू निकालता हूँ समीकरण 1 से। मैं देखो इस तरह से बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में लिख सको अपन, एग्जाम में जो कॉपी में लिखेंगे। समीकरण 1 से y बराबर 6 माइनस एक्स, समीकरण 4। अब y की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देते हैं अपन समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या आता है, देखो समीकरण 3 में इसमें y की वैल्यू रखना है, तो x y की जगह अपन रख देते हैं 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये तो इजी बन गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू उसमें रख के y की आ जाएगी। 6x, x गुना करेंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको चेंज कर देते हैं तो ये इधर चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ गई। अब इसे सॉल्व करना है, बस इजी है। अपन द्विघात समीकरण आ गई। अब इसे सॉल्व कर दो, क्या हो गया इसके फैक्टर, 8 और 6, 4 दूनी 8, माइनस 4 और माइनस 2, 4 दूनी 8 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं,
x-4 और x-2 ये 0 के बराबर है। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं। तो x-4 बराबर 0 यानी कि x बराबर 4 और x-2 बराबर 0 यानी कि x बराबर 2। तो अपने पास यहाँ पर x की दो वैल्यू आई, एक तो x बराबर 4 आई, एक x बराबर 2 आई। आपने को ऐसे नहीं कि कोई भी वैल्यू रखनी है, दोनों वैल्यू को इस समीकरण 4 में रखना पड़ेगा। ये तो हो गया सवाल, इसी का था, आपने उतार दिया होगा। तो देखो x की वैल्यू समीकरण 4 में रखने पे x का मान समीकरण 4 में रखने पर देखो क्या होता है। समीकरण क्या है, y बराबर 6 माइनस एक्स समीकरण है, ये चौथा समीकरण है। इसमें x की वैल्यू 4 एक बार x बराबर 4 के लिए, तो क्या आएगा y बराबर 6 माइनस 4 यानी कि 2। अब x बराबर 2 रखते हैं, तो y बराबर 6 माइनस 2 यानी कि, हाँ तो बच्चों फिर से वापस आ जाते हैं, बीच में वीडियो बंद हो गया था इसलिए। y बराबर अपने यहाँ पर थे, y बराबर 6 माइनस 2 तो इज इक्वल क्या आ जाएगा 4। अब y की वैल्यू आ गई, इसमें दो कंडीशन बनी, क्या बनी, x y z में। एक तो x की वैल्यू क्या आई 2, तो y की 4 और z की 0 आई थी। फिर या तो 4 2 0, अगर x 4 है तो y 0, y 4 और z 0, ये दो कंडीशन बनी इसकी, और दोनों ही लिखनी है अपने को। आई बात समझ में। देखो वीडियो बंद हो जाता है, मैं 20 मिनट आगे निकल गया था, मैं आव्यूह के प्रकार तक पहुंच गया था, वर्ग आव्यूह तक, और जैसे देखा वीडियो बंद हो रखा था। चलो कोई नहीं, अपन फिर से कर लेंगे, इसको कंप्लीट करो, उतारो उसको। इसका तीसरा सवाल भी है, वो अपन कर लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, देखो तीसरा सवाल भी काफी इजी है। यह है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर है किसके, 957 के। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, समीकरण बनेगी तीन, इसको अपन 1 समीकरण दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। अब देखो y प्लस जेड पूरा दिख रहा है, सीधा सीधा उठा के यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस इसकी वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 7 उधर गया तो माइनस का, तो क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह x की वैल्यू अब इसमें रख देते हैं, x प्लस जेड बराबर 5, तो इसमें जेड की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यानी जेड बराबर 2 उधर गया तो 5 माइनस 2 3, यानी जेड की वैल्यू क्या आ गई 3। और जेड की वैल्यू थर्ड, इसे थर्ड समीकरण में रख देते हैं, तो इससे वाई की वैल्यू आ जाएगी, जेड का मान थर्ड समीकरण में रखेंगे, तो वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 3 उधर गया तो 4, वाई की वैल्यू क्या आ गई 4। सिंपल इजी है। हाँ यहाँ पर ऐसे लिख देना कि समीकरण 3 का मान 1 में रखना, ये देखो मैं करवा रहा हूँ आपको, बल्कि लिख देना आप सिस्टमेटिक तरीके से। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस बी, ये बराबर है किसके, -1
5 0 और 13। सिंपल है, इसमें भी समीकरण बनेगी और कुछ ही नहीं है। ए माइनस बी किसके -1 के बराबर है? ए माइनस बी बराबर -1 समीकरण 1। 2a प्लस सी बराबर है 5 के समीकरण 2। 2a माइनस बी बराबर है 0 समीकरण 3। और 3c प्लस डी बराबर है 13 के। ये हो गए समीकरण 4। तो देखो सवाल देखते समझ में आ रहा है, ए बी इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। विलोपन विधि से हो जाएगा समीकरण 3 में ए को घटाने पर। समीकरण 3 माइनस 1 लिख देना आप, जो भी 3 को 1 में घटाने पर पूरा। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी इज इक्वल टू -1। घटा रहे तो माइनस चेंज होगा, प्लस प्लस ये कट जाएगा पूरा। 2 में से a गया तो a बराबर ये प्लस का 1, a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में रख दो या तीसरे में रख दो, पहले में रख दो चाहे 1 रखेंगे तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। बी उधर जाएगा 1 इधर आएगा, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 2। a और b की वैल्यू तो आ गई 2, 1 और 2। अब देखो a की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे समीकरण 2 में तो c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू अगर अपन समीकरण 4 में रख देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। निकाल देते हैं। a की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस। a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 2 थी। a का मान समीकरण 2 में रखने पे a का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है? a 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, यानी 2 प्लस सी बराबर 5, यानी सी बराबर 3। सी का मान आ गया 3। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर सी का मान समीकरण 4 में रखने पर सी का मान 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 9 प्लस डी, ये एरो लगाते रहा करो। 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 4। ये लो ए बी सी डी 1 2 3 4 आ गई वैल्यू। सिंपल है क्वेश्चन, उतार लिए। आगे समझ में सिंपल है, फिर से समझा रहा हूँ। देखो परस्पर अवयव बराबर करने हैं। 4 समीकरण बनाई, इन 2 समीकरण को विलोपन विधि से हल किया। ए और ए का मान आ गया। ए का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो बी का मान आ गया। फिर ए का मान समीकरण 2 में रखा तो सी की वैल्यू आ गई। सी का मान समीकरण 4 में रखा तो डी की वैल्यू आ गई। इस तरह से ए और बी सी डी चारों के मान आ गए हैं। ये समान आव्यूह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और इसके सारे सवाल भी हो गए। अब अपन चलते हैं आव्यूह के प्रकार पर। आव्यूह के प्रकार सिलेबस में आव्यूह के प्रकार 6-7 दे रखे हैं, अपन वही कवर करेंगे। होते वैसे खूब सारे हैं। आव्यूह के प्रकार, इसमें पहला प्रकार होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह क्या मतलब? नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि 3 2 5 7 2 -5, या फिर ये कुछ भी हो सकता है। ये देखो पंक्ति कितनी? एक। स्तंभ कितने? 4। 1 इंटू 4, 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 1। मतलब पंक्ति एक होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। और इसका रूप भी एक, इसका रूप है 1 इंटू एन का, यानी पंक्ति तो एक फिक्स है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं एन, 1 2 3 एन कितने भी हो सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पे। दूसरा प्रकार है इसका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या है? स्तंभ जिसमें एक स्तंभ हो, पंक्ति कितनी भी हो सकती है। जैसे कि यही ले लूं मैं, इसको स्तंभ बना देता हूँ। ये लो, ये स्तंभ बन गए। 2 -5 ये स्तंभ बन गए। कुछ भी ले लो चाहे, ये 1 इंटू 1 की है। ये स्तंभ कितने? एक। पंक्ति कितनी? 2। 2 इंटू 1, ये 4
4 × 1। अब देखो स्तंभ एक ही है, एक ही है, एक ही है, पंक्ति कितनी भी हो सकती है। इसका भी वही फॉर्मेट कुछ रहेगा। क्या रहेगा इसमें? रहेगा m × 1। स्तंभ तो एक ही रहेगा, पंक्ति कितनी भी हो सकती है। एम एम यानी अपने एम, पंक्ति गुणा स्तंभ m × n से डिनोट करते हैं ना, उससे यहाँ पर n आ गया, यहाँ पर m आ गया। समझ गए? ये काफी इजी है ये तो। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है वर्ग आव्यूह। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये आगे अगला जो चैप्टर है सारणिक, पूरा इसी पे बेस्ड है, वर्ग आव्यूह पे। तो तीसरा अपना क्या है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, मतलब 2 3 4 5, 2 × 2, पंक्ति की स्तंभ दोनों समान है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। 3 2 4 2 कुछ भी लिख दो। ये 3/3 वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें m बराबर m होता है या फिर n बराबर n, कुछ भी लिख लेते हैं, दोनों बराबर होते हैं। चौथा एक प्रकार होता है, उससे पहले मैं आपको एक प्रकार और बताना चाहता हूं। एक प्रकार वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, अच्छा है वो। कौन सा नंबर चल रहा है? फोर्थ है वो, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, ये आव्यूह पहली बात तो वर्ग आव्यूह पे काम करेगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा आव्यूह, सॉरी ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, शून्य हो। जैसे कि 20709, अगर वो ये विकर्ण है। अब इसमें भी एक बता दो, अपन जैसे वर्ग आयत पढ़ते हैं तो उसमें अपन ये देखते हैं कि ये विकर्ण होता है, लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ ये ही विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण नहीं होता है, ओनली ये ही विकर्ण होता है। आई बात समझ में? तो 2009 ये एक हो गया, मतलब विकर्ण के आव्यूह को छोड़ के बाकी सब जीरो है। ये 2/2 की है, सारी वर्ग पे ही काम करेगी, वर्ग आव्यूह पे। जैसे ये 397, और कुछ भी ले लो, 0 0 0 0 0 0, बाकी सब जगह जीरो। ये इसके अलावा बाकी सब, मतलब विकर्ण आव्यूह, विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव जीरो होने चाहिए। विकर्ण में कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा है। इसके बाद जो अपने को दे रखा है, विकर्ण आव्यूह दे रखा है, सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह का मतलब आव्यूह विकर्ण वाला ही हो, मतलब यहाँ पर 5 5 5। अभी समझाता हूँ। ये 3/3 की है। जो विकर्ण के अवयव है वो सारे समान हो जाए। फिर से सुनना, जो विकर्ण के अवयव है वो समान हो जाए, 5 है तो 5, 1 है तो 1, 2 है तो 2, बाकी सारे जीरो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे ये ले लो, -1 -1, विकर्ण के अवयव एकदम सेम होने चाहिए, बाकी सारे जीरो। ये 2/2 की, ये भी इस पे लगेगा, वर्ग आव्यूह पे ही लगेगा। चलो इसके बाद अगला जो प्रकार है
वो है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, इसमें ये भी इजी है, ये काम आएगा अपने ज्यादा। इसको अपन डिनोट भी करते हैं आई से, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तत्सम का भी मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसे आई से डिनोट करते हैं। इसमें क्या है 1 1 0 0, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव है वो 1 1 हो जाएंगे सारे। ऐसे 3 वाले में भी है 1 1 1, बाकी सारे 0। ये 3/3 में जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो जाए बाकी सारे 0, उसे तत्सम का अवयव कहते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, जिसे आई से डिनोट करते हैं। ये छठा प्रकार हो गया इसका, उतार लो। उसके बाद एक आता है शून्य अवयव, सातवां शून्य अवयव। शून्य अवयव में इसमें वर्ग की जरूरत नहीं है, कैसा भी हो सकता है, सारे अवयव शून्य हो। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, जिसके सारे अवयव शून्य हो उसे शून्य शून्य अवयव कहते हैं। ये हो गए आपके अवयव के प्रकार खत्म। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। या अवयव के प्रकार हो गए खत्म। कुछ क्वेश्चन 8वां ही क्वेश्चन 3.1 में दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है। तो इसमें अपने को 4 कंडीशन दे रखी है। ऑप्शन है मतलब बताना है कौन। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, जो m है वो छोटा है n से, जो m है वो बड़ा है n से, या m बराबर है n के, या फिर नन, कोई सा भी नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है वर्ग अवयव। अभी अपन ने पढ़ा है कि वर्ग अवयव कब होगा, जब पंक्ति और स्तंभ की वैल्यू, जो पंक्ति और स्तंभ का जो मान है वो समान होगा। तो यानी m बराबर n होगा तभी होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन इज राइट। एक बार इसका अपन हल देखें। 3x + 7 = 0। वीडियो रुक गया था बीच में इसलिए हो रहा है। समीकरण 1, इसमें x की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, x 7 उधर जाएगा तो माइनस का 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इससे इस y की वैल्यू आ जाएगी, y - 2 = 5, यानी 5 = 7। एक्स वाई की वैल्यू आ गई। तो अपन चेक कर लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यू किसी में नहीं मिल रही। बी ऑप्शन दे रखा है ज्ञात करना संभव नहीं है, तो बी ही आंसर होगा। ऑप्शन 4 दे रखे हैं उसमें बी ही आंसर होगा। एक लास्ट सवाल है अपना, उसको कंप्लीट और कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, 3/3 की कोटि की एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये कहना क्या चाह रहा है, 3/3 का अवयव एक, उसमें एक कुल कितनी संख्या होगी, अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रत्येक अवयव की प्रविष्टि 0 या 1, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हो गए। तो यहाँ पर या तो 0 1 आए, 0 1, या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए, 0 आ जाए या 1, 0 या 1, 0 1 0 1, 0 या 1, 0 या 1। तो कितने संभव अवयव है, तो यहाँ के लिए 2 है, फिर यहाँ के लिए 2, फिर यहाँ के लिए 2, फिर यहाँ के लिए 2, टोटल 9 है। तो 9 के लिए हर जगह के लिए 2 होगी, तो ये 2 की घात 9 हो गई। 2 की घात 9 होती है कितनी, 512। ऑप्शन डी दे रखा है वो इसका आंसर है। ये 11th का जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 3.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है, सारे सवाल हो चुके हैं, उदाहरण आपको खुद करने हैं, सारे इजी है। कल अपन शुरू करेंगे अवयव पर संक्रियाएं।
3.2 अगले लेक्चर। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।